प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास बेंगलुरु कर्नाटका से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। और आप जहाँ कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, कोशिश करें कि अपने वैयक्तिक लाभ से उठकर अपनी जो सोच है उसके दायरे को कैसे बढ़ाया जाए। आप सिर्फ अपने घर को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, और बाहर आपका धर्म आपसे आपकी मदद मांग रहा है। ध्यान गया? इस वजह से बहुत सावधानी से अपने आप को, अपनी सुरक्षा रखते हुए मजबूती से धर्म का पालन करिए। सबसे पहले बात करेंगे इनकी कुंडली में पंचांग से, जहाँ पे एक बात जो अच्छी है जो मैं आपको बता दूं कि इनकी कुंडली का पंचांग, किसी भी व्यक्ति की कुंडली का पंचांग बहुत आवश्यक होता है। और बल्कि मैं तो ये भी बात कहता हूँ कि पंचांग ही नींव होती है। जैसे लग्न कुंडली और नवांश कुंडली में, नवांश कुंडली को प्राण चक्र कहा गया है, बीज कुंडली कहा जाता है। मैंने कहा है, शास्त्रों में भी बात कही। उसके बाद अगर नवांश कुंडली में ग्रह बलवान हो रहे हैं और लग्न चक्र में थोड़े कमज़ोर भी हो रहे हैं, तो इसका अर्थ होगा कि कुंडली बहुत ही व्यवस्थित बन रही है। और अगर पंचांग व्यक्ति का शोधित है, अच्छा बना हुआ है, तो लग्न कुंडली और नवांश चक्र में थोड़े से ग्रह अगर कमज़ोर भी बन रहे हैं तो भी वो कुंडली आगे बढ़ जाती है। तो सबसे पहले बात करेंगे, जातक का जन्म हुआ है चैत्र माह में। चैत्र माह में जन्मे लोग पिता के बल पे आगे बढ़ने वाले होते हैं और पिता का आशीर्वाद प्राप्त करने वाले होते हैं। उत्तरायण में जितने भी शुभ ग्रह होते हैं वो सारे बलवान होते हैं। इसका अर्थ होगा कि शुक्र, चंद्रमा, बुध और गुरु, ये सब ग्रह बलवान होंगे। वसंत ऋतु पे देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव होता है। इस वजह से व्यक्ति प्रेमी किस्म का होता है, थोड़े मित्रों का प्रिय ज़्यादा होता है। मंगलवार को जन्मे हैं और मंगल ही इस कुंडली के सर्वाधिक दूषित ग्रह होते हैं। मतलब तुला लग्न की कुंडली के लिए मंगल देव द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, मारकेश होते हैं और उच्च के बैठे हैं। गुरु जो है वो राहु और केतु के संपर्क में है, और शनि जो है वो राहु केतु और शनि के संपर्क में है। बुध जो होते हैं भाग्य भाव के स्वामी होकर के नीच के बैठे हैं, ये कुंडली की कमजोरी दर्शा रहे हैं। नवांश चक्र में जन्म हुआ है जातक का शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि को। शुक्ल पक्ष में जन्मे लोग मीठी बात करके अपना काम निकालने वाले भी होते हैं, जबकि शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं। इसके कारण व्यक्ति के जीवन में परेशानियों का माहौल होता है। हालांकि वो कई बार दोस्तों से, मित्रों से, इष्ट मित्रों से, भाइयों से उनको नुकसान होता है, या शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि के चंद्रमा पापक होने के कारण मन पे नियंत्रित रखने की आवश्यकता है, मन पे नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। इससे भी ज़्यादा आप किसी दूसरे के बारे में ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट, मोह मात्सर्य या आलस्य, प्रमाद आदि न रखें। आलस्य का प्रभाव इस कुंडली में देखने को मिलेगा, और वो इसलिए मिलेगा क्योंकि जन्म कुंडली में लग्नेश के ऊपर मंगल की दृष्टि है, जो इस कुंडली के मारक होते हैं। और हालांकि वो गलत जगह पे व्यक्ति की ऊर्जा को ले जाने वाले भी बन रहे हैं। कई बार व्यक्ति की जो एनर्जी है वो जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं जाएगा, और अवस्था के हिसाब से 26, 27, 28 वर्ष तक व्यक्ति उधेड़-बुन में और कन्फ्यूजन में लगा रहता है। इसको ठीक करना ही होगा। रोहिणी नक्षत्र रामचरितमानस में तो नहीं, पर हाँ ये बात तो जरूर है कि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने इतनी बात लिखी कि ठाकुर जी जो हैं हमारे राम जी, वो भक्तों के पीछे ऐसे भागते हैं जैसे रोहिणी नक्षत्र के पीछे चंद्रदेव भागते हैं। वैसे तो चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था, जो नक्षत्र माने गए हैं, बताए गए हैं, पर उसमें रोहिणी नक्षत्र सबसे सुंदर थी। तो चंद्रमा जो हैं वो उनके पीछे पीछे लगे करते थे, है ना। तो इस हिसाब से यहाँ व्यक्ति की कुंडली में जो जन्म हुआ है वो रोहिणी नक्षत्र में हुआ है, और इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति को, हालांकि ये नक्षत्र है चंद्रमा का, पर वस्तुतः इस पे आधिपत्य ब्रह्मदेव का है। तो ओम ब्रह्मणे नमः इस मंत्र का जप व्यक्ति को करना चाहिए। इसके साथ साथ चिरचीटे की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए।
नवग्रह कवच भी धारण करना चाहिए। मित्रों से बहुत ज़्यादा नुकसान के योग इस कुंडली में लगे हुए हैं और कई बार गलत मैत्री में जाकर के अपनी ऊर्जा का गलत इस्तेमाल करना और अपने आप की अवस्था को बहुत कई वर्षों तक पहचान न पाने का एक दुर्योग सा भी लगा हुआ है। व्यक्ति बेवजह भी कई बार रोदन प्रलाप करता रहता है या मन उसको करता है कि वो कई बार दूसरों को सता दिया करता है ना। सौभाग्य योग, ये सौभाग्यशाली है, मतलब ईश्वर का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद है, स्नेह है, तो ये ऐसी चीज़ें सौभाग्य योग में जन्मे होने वाले लोगों को मिलती हैं। वैश्य वर्ण और मनुष्य गण होगा, इस वजह से व्यक्ति व्यवसायिक बात करने वाला है और वहीं पे अपनी एनर्जी डालता है जहाँ से कुछ लाभ होना भी चाहिए, पर कई बार व्यक्ति उसी के साथ उठता बैठता है जिसके साथ लाभ हो। और कई बार ये व्यापारिक जो प्रवृत्ति है, और चूंकि लग्न भी तुला है, इस वजह से व्यक्ति कई बार व्यापारिक नेचर का ज़्यादा हो जाता है। इस कारण से भगवान हमें अपने आप को पूर्णतया व्यवसायी बनाने से रोकना होगा। हम धर्म के लिए क्या कर सकते हैं, समाज के लिए क्या कर सकते हैं, ब्राह्मणों के लिए क्या कर सकते हैं, गाय माता के लिए क्या कर सकते हैं, पिता माता की चिंता को हमारे पराक्रम से हम उन्हें कितनी, हमारी चिंता से उनको मुक्त कैसे कर सकते हैं, मतलब हम उनके चिंता के कारण न बने, है ना। पिता के कंधे जब झुक जाते हों तो बेटे का ये कर्तव्य होता है कि उनके कंधे का सहारा बने, न कि उनकी चिंताओं का कारण। आगे बढ़ के बात करते हैं। वैश्य वर्ण और मनुष्य गण के कारण व्यक्ति में रजस तत्व की अधिकता है और ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट सारे गुण भरे पड़े हैं, तो उसको ठीक करने की आवश्यकता भी होगी। पंचांग में मुझे थोड़ी बहुत कमजोरी, शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि के चंद्रमा दशम भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं, दशम भाव के स्वामी होते हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं और गुरु से दृष्ट हैं, तो व्यक्ति की इच्छा और लालसा बड़े ऊंचे लेवल वाली होती है। पर यहाँ पे शौर्य योग घटित होगा, क्योंकि दशम भाव के स्वामी जब कभी भी उच्च के बैठते हों और वो भी अष्टम भाव में बैठते हों तो इसे शौर्य योग कहते हैं। और ऐसे लोगों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कई बार उनको अपने पिता और माता की दृष्टि में खुद को सिद्ध भी करना पड़ता है। मज़ा तो, आनंद तो तब हो जाए जब व्यक्ति अपने माता और पिता के दुखों का कारण न बने, क्योंकि ये तुला लग्न की कुंडली है। मैंने कई बार तुला लग्न वालों के बारे में एक बात बड़ी ही स्वच्छंद तरीके से कही है कि तुला लग्न वाले लोग निर्णय सुनाते हैं और यूं निकल जाते हैं। उनको बाद में इस बात पे विश्वास नहीं रहता, या बाद में वो इस बात का पता लगाने भी नहीं आते हैं कि उनके इस निर्णय का माता और पिता पे क्या असर हुआ है। ये सोचना होगा और ये विचार करना ही होगा, क्योंकि आपके निर्णय सिर्फ आपके नहीं, आपके परिवार और चार दीवारी के अंदर बैठे सभी लोगों को प्रभावित, और वो बड़ा ही प्रभावित करता है। इस वजह से ये बात समझनी होगी। यहाँ व्यक्ति प्रेम को समझने वाला है। राशि बनी है वृष, लग्न के अधिपति शुक्र, राशि के अधिपति भी शुक्र, और शुक्र जन्म कुंडली में बैठे हैं सप्तम भाव में। सिद्धांतकार लिखते हैं लग्न के अधिपति का सप्तम भाव में बैठना और मंगल से दृष्ट होना आँखों की समस्या, पाचन तंत्र की समस्या, हार्मोनल डिसबैलेंस और कामोत्तेजक भावनाओं की प्रबलता। इतना ही नहीं, विवाह के बाद भी व्यक्ति के संबंध कई महिलाओं से और पुरुषों से होते देखे गए हैं। इस वजह से हमें उस पर अपनी इंद्रियों पे बहुत ही मजबूती से नियंत्रण स्थापित करने की आवश्यकता होगी। जितेंद्रिय बनना होगा, है ना। और सम दुख सुख चित्त, चित्त को ऐसा बनाएं कि दुख और सुख में एक जैसा ही रहे। स्थित प्रज्ञ बनना होगा। भगवान ने गीता जी के दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ मनुष्य की परिभाषा बताई है। तो किसी भी स्थिति में हमारा मन बहुत ज़्यादा बेचैन नहीं है, बहुत सारी इच्छाओं के कारण उसमें आडंबर न हो जाए, या कई बार व्यक्ति जब बहुत सारी चीज़ें सोचने और समझने और जानने की इच्छा रख लेता है या प्राप्त करने की इच्छा रख लेता है, तो उस वस्तु को, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उससे कई बार उसके जीवन में कई बार गलत और सही, उल्टे और सही कई सारे निर्णय होते रहते हैं। ये बात भी ध्यान रखना होगा। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो लग्न चक्र के पहले आपके पंचांग से निकल करके आती हैं। यहाँ हमें अपने आप को नियमित रखना है, हमें हमारे कामोत्तेजक भावनाओं पे नियंत्रण रखना है, हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, हम अपने मित्रों से सावधान रहेंगे, किसी दूसरे के झगड़े में अपने आप को नहीं डालेंगे, पर्यावरण के हितैषी बनेंगे, गायों के रक्षक बनेंगे, धर्म की सुरक्षा, धर्म का धारण करना ये हमारा कर्तव्य होता है। और हम सबसे पहले अपने धर्म को सबसे ऊपर रखेंगे, उसके बाद, क्योंकि
अब ये एक अलग माहौल बन रहा है, तो हम उस माहौल से भी अपने आप को सजग रखेंगे, तैयार रखेंगे। और मित्र और शत्रु, असली मित्र और असली शत्रु की पहचान करने की शक्ति हम अपने माता और पिता से सीखेंगे। उनसे समझेंगे कि हमारी कौन सी चीज़ हमारे लिए मैत्री का काम कर रही है, हमारा कौन सा मित्र हमारे लिए अच्छा है, हमारा कौन सा शत्रु हमारे लिए बुरा हो सकता है। ये बात आपको जाननी होगी। और दरअसल चूंकि आप तुला लग्न के हैं, तो आप दूसरों को सुनने की आदत डालें। जितना ज़्यादा हो सके हम उसे समझें जो हमारा हित चाहता है। माता और पिता कभी आपका अहित नहीं चाहते, इस वजह से उनके लिए सदैव तत्पर रहें। वो अगर आपको कहें कि ठंडी के मौसम में भी आपको नदी में खड़ा रहना है, तो आप उस पर स्वीकार अपनी हामी अवश्य भरिए। ये माता और पिता के प्रति हमारा कर्तव्य होता है। इससे हमारा पुण्यवर्धन होता है और माता पिता की आयु तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ हमारा यश भी बढ़ता है ना। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। अब आपकी कुंडली में मैं एक एक करके ग्रहों की विशेषता बता दूं, कौन से ग्रह कितने अंशों पे किस नक्षत्र में बैठे हैं और छोटे छोटे उनके प्रभाव क्या पड़ रहे हैं, ये भी बता देता हूँ। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात होगी लग्न का मान 24 अंश 10 कला, विशाखा नक्षत्र। इसमें व्यक्ति कई बार क्रूर निर्णय या बिगड़ैल स्वभाव वाला होता है। सीधी बात कहूँगा, कोई लाग लपेट और चिकनी बात नहीं। आपको अपने ऊपर काम करना होगा, क्योंकि विशाखा नक्षत्र इंद्र और अग्नि से प्रभावित नक्षत्र है। लग्न का मान 24 है, जो व्यक्ति को ऐसा महसूस करा देता है या ऐसा उसे लगने लगता है कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है और उसके पास बहुत सारे विषयों का अनुभव है, जबकि होता बड़ा कम या ना के बराबर है। धन भाव के स्वामी मंगल बनते हैं, चतुर्थ स्थान में बैठे हैं उच्च के। तो मंगल की तीव्रता घर में अशांति का माहौल और माता और पिता के चिंता का कारण बनती है। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जन्म कुंडली का मारक ग्रह ही जहाँ कहीं बैठे और जहाँ कहीं देखे, उन दोनों ही भावों को परेशान करता है। तो जन्म कुंडली में द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी होकर के मंगल मारक हैं। मारक ग्रह उच्च का हुआ, रुचक योग लग गया, तो अब ये निगेटिव प्रभाव भी देने में चुकेगा नहीं। मतलब आपकी एनर्जी अच्छी है, पर आप उसे संतुलित नहीं कर रहे हैं। आपके जीवन का जो कंसंट्रेशन है, जिस लक्ष्य पे आपको जाना है, लक्ष्य निर्धारण भी बहुत अच्छा है, पर उसको प्राप्त करने के लिए जितनी मेहनत जिस लेवल की होनी चाहिए या जिस तरीके से उसे तराशने की आवश्यकता है, उसमें गड़बड़ी है। यहाँ हमें काम करना होगा। कई बार हम अपने मित्र को शत्रु बना लेते हैं, परिवार जिसे अच्छा नहीं कहता हम उसे ही अच्छा कह देते हैं, और शत्रु को मित्र बना लेते हैं। जब हमें शांत होना होता है तब हम क्रुद्ध होते हैं, और जब हमें क्रोध की आवश्यकता होती है तब हम शांत रहते हैं। अच्छे और बुरे का भेद समझ पाना यहाँ पे थोड़ा कठिन हो जाता है, और घर में अशांति के माहौल का कारण हम कई बार स्वयं बन जाते हैं। इसके कारण होगा। यहाँ चतुर्थ स्थान में मंगल बैठे हैं, लग्नेश के ऊपर दृष्टि है, जो जल्दबाजीपन की प्रक्रिया या निर्णय जो ले लिया उस पे जिद की स्थिति बन गई। अब हम उससे नीचे नहीं उतरेंगे, और कई बार जानबूझ करके भी, जानते हुए भी कि हाँ मैं यहाँ गलत हूँ, सिर्फ इस बात को ढोने लग जाते हैं कि नहीं मैं तो नीचे नहीं उतर सकता, मैं तो अपनी बात पे अडिग रहूँगा, जबकि अंतर्मन जानता है कि व्यक्ति गलत हो सकता है या गलत है। हमें इस विषय पे अपने आप को भगवान राम की भांति स्थिरता में हिमालय के जैसे हो जाना चाहिए, और सीमाओं को बांधने में अपनी सीमाओं का जब हमें बांधना हो तो हमें समुद्र की भांति हो जाना चाहिए। भगवान राम वैसे ही थे, है ना। तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जन्म कुंडली के मंगल जो बैठे हैं वो बैठे हैं 22 अंश के 38 कला, श्रवण नक्षत्र में बैठे हैं, और चंद्रमा बैठे हैं उच्च के। इस वजह से यहाँ पे इमोशन है पर वो अनियंत्रित है। तो कभी कभी व्यक्ति जल्दबाजीपन की प्रक्रिया में आकर के या जिद पे आकर के बहुत सारी ऐसी चीज़ों को भी अपने जीवन में उतार रहा है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। पंचम स्थान के अधिपति का नवम भाव में बैठना और जन्म कुंडली के योग कारक ग्रह शनि का त्रिकोण में बैठना, ये बहुत अच्छी बात होगी। परंतु पंचम और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के नवम में जो बैठे हैं, ये माता और पिता की सेवा व्यक्ति खूब करता है। वक्त पड़ने पर माता और पिता की सेवा इतनी अच्छे तरीके से कर देता है कि समाज में उसका बड़ा नाम हो जाता है, या लोग उसको इस बारे में जानने लगते हैं कि हाँ ये माता पिता का सेवक है। या ये कि व्यक्ति अपने पूर्वजों की नाक कटने नहीं देता है। बिगड़ैल भले ही हो पर वो कटने नहीं देता। चतुर्थ भाव के अधिपति का नवम भाव में बैठना व्यक्ति को माता पिता का सेवा व्रती, और पंचम भाव के स्वामी का नवम भाव में बैठना व्यक्ति को मंत्र जापक
और आरंभ में थोड़ा कमज़ोर पर बाद में चल कर के स्थिर बुद्धि वाला बना देते हैं। यहाँ पे शनि का प्रभाव ठीक रहेगा। छठवें भाव में जो बैठे हैं वो मीन राशि बनी है, जहाँ के स्वामी उसे देख रहे हैं। गुरु और बुध का आपस में परिवर्तन व्यक्ति को कृतज्ञ बनाएंगे। बुध राहु और सूर्य के साथ बैठे हैं। राहु जन्म कुंडली में केंद्र और त्रिकोण में नहीं बैठे हैं और सम संख्या की राशि में बैठे हैं। इस वजह से ये जीवन में विषम परिस्थितियों का निर्माण भी करेंगे अपनी दशाओं में। साथ ही साथ सूर्य के साथ और बुध के साथ बैठने के कारण व्यक्ति को कुतर्की या कई बार विवाह में परेशानी का माहौल भी विकसित करेंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारा दाम्पत्य ठीक हो और हम उसमें मतलब विवाह में जाने से पहले, चूंकि शुक्र के ऊपर मंगल का प्रभाव है, इस वजह से हम विवाह में जाने से पहले कुंडली पे विश्वास करें, उसे मिलाएं और तत्वों के मेल को समझें। नहीं तो ये बाद में बड़ी ही ज़्यादा परेशान करने वाली बात हो जाती है। तो व्यक्ति स्वयं की कुल्हाड़ी और स्वयं के पैरों का बनना मतलब काटना बन जाता है। इस कारण से कई बार दिक्कत होती है। यहाँ पे सूर्य और बुध नीच के बैठे हैं। बुध जिनका नीचभंग शुक्र के कारण हो रहा है, तो नीचभंग राजयोग बनेगा जो अल्टीमेटली आपको अंतिम में परिणाम देंगे। पहले तो आरंभ में दिक्कत होगी, जहाँ व्यक्ति को पहले कोई भी बात समझ ना आए और अवसर चूकने की प्रवृत्ति होती है, जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति से बाज नहीं आता और अपने काम में कई बार स्वार्थी, विशेषतया जब कभी कोई भौतिकी या सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की बात होती है तो व्यक्ति थोड़ी जल्दबाजीपन में आ जाता है, पर बाद में चल करके उसे उस चीज़ का रिग्रेट फील भी होता है। तो सूर्य और बुध गलत दिमाग लगाना, गलत जगह पे तर्क वितर्क करना, गलत लोगों से मैत्री करना और अपने 100% ऊर्जा का 100% इस्तेमाल ना करना, है ना, धन कमाने में बड़ी मेहनत, मशक्क़त या बेचैनी भी देते हैं। इसके साथ साथ जन्म कुंडली में सूर्य बैठे हैं 28 अंश के और 7 अंश 49 कला के बुध बैठे हैं, जबकि 28 अंश के ही राहु भी बैठे हैं। इस वजह से वहाँ पे ग्रहण की स्थिति भयंकर बनेगी। इस कारण से व्यक्ति का चरित्र चिंतन, नैतिकता, आत्मविश्वास, रोग शोक, विद्रोह, माता पिता को कष्ट देना या कई बार उनके कारण उनके कष्ट का कारण बन जाना, ये सब सूर्य राहु के साथ होते हैं। तो कई बार सामाजिक प्रभावों में कमजोरी, सरकारी सेवाओं से मुक्त हो जाना, सरकारी सेवाओं को बीच में छोड़ देना और अपने अवसर को समझ न पाना, हाथ में आई हुई चीज़ को भी लापरवाही के कारण उसका त्याग देना, ऐसी चीज़ें थी। तो कुंडली को कमजोरी मिल रही है। सूर्य के ऊपर राहु और शनि दोनों का प्रभाव है। चरित्र चिंतन ठीक है क्योंकि गुरु और सूर्य एक दूसरे को देख रहे हैं, पर वो केंद्र में नहीं है। इस वजह से हमें बाद में पश्चाताप न हो या ना करना पड़े, इस वजह से हमें अपनी ऊर्जा को सही तरीके से आज ही उसका यूटिलाइजेशन करना होगा। वहाँ पे शुक्रदेव 2 अंश के हैं, इस वजह से सूर्य से अस्त हो जाएंगे तो लग्ने से ही अस्त हो गए और लग्न के ऊपर किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं, लग्नेश के ऊपर किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं, ऊपर से मंगल का प्रभाव है और भाग्य भाव के स्वामी नीच के बैठ गए, जिनका फल शुक्र के ऊपर आश्रित हो गया। मतलब जो ग्रह नीच भंग राजयोग बना रहा है, जैसे बुध जो है वो भाग्य भाव के स्वामी होकर के नीच के बैठे हैं, जो शुक्र के कारण नीच भंग कर रहे हैं। पर बात क्या है कि ये शुक्र पहले ही अस्त हुए हैं और दूसरा कि उन पे मंगल का प्रभाव भी है। इनके ठीक पीछे राहु सूर्य बुध बैठे हैं, तो यहाँ पे जो चीज़ें बन रही हैं वो शुक्र के प्रभावों को भी कमज़ोर कर रही हैं और बुध के प्रभावों को भी कमज़ोर कर रही हैं। इस वजह से हमें इस बात का बहुत संजीदगी से ध्यान रखना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा धर्म कहाँ है, हमारे जीवन में धर्म कहाँ स्थापित है, हम धर्म से कितनी दूर आगे आए हैं और कितनी देर तक हमने उसे अपने जीवन में से हटा करके रखा हुआ है, इसका ज्ञान होना चाहिए। तो जन्म कुंडली में ये शुक्र की बात रही, 2 अंश 3 कला पे बैठे हैं, ये मैंने इतनी बात बताई है। मतलब शुक्र का सप्तम भाव में बैठना और मंगल से दृष्ट होना, किसी भी शुभ ग्रह का उनके ऊपर असर न होना हमारे ब्रह्मचर्य को प्रभावित कर रहा है। हमारी भौतिकीय चीज़ों के प्रति जो हमारी आस्था और अनास्था है, जो विश्वास है, जो प्राप्त करने की जो इच्छा है, उसे वो कमज़ोर कर रहा है। या कई बार उसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति किसी भी अंत तक जाने की कोशिश में लगा हुआ है। वस्तुओं का प्रेम, फैशन का प्रेम, गैजेट का प्रेमी, आलस्य का प्रेमी हो जाए, आलस्य में रहे, एनर्जी का सही तरीके से संतुलन न कर पाए, ये सब चीज़ें गड़बड़ होती हैं। मतलब कुंडली पे बल की आवश्यकता है और यहाँ तक मुझे अभी तक कोई भी एक ऐसा पक्ष नहीं दिख रहा है जिसके लिए मैं प्रशंसा करूं, क्योंकि मंगल भी नवांश चक्र में नीच के हो जा रहे हैं और ग्रह में भाग्येश ही नीच के हुए हैं। भाग्य का कारक ही राहु केतु के संपर्क में है।
लाभेश ही दारिद्र दोष पैदा कर रहे हैं। तो ये ग्रह अगर कमज़ोर बैठेंगे ना तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के ज्ञान को, बुद्धि को, एनर्जी को असंतुलित करते ही हैं। अष्टम भाव में चंद्रमा 14 अंश के बैठे हैं, जो बेसिकली नियमित दिनचर्या का पालन व्यक्ति से नहीं करवाते हैं, और वहाँ वो शौर्य योग लगा रहे हैं, जिसके कारण व्यक्ति को जीवन में सफल होने के लिए मेहनत और मशक्क़त की आवश्यकता होती है। यहाँ आपको अपने इम्यून को ठीक करना है और नियमित दिनचर्या का पालन भी करना है। माता के स्वास्थ्य की चिंता, पिता के स्वास्थ्य की चिंता आपको करनी होगी। और कई बार हम अपने गलत इमोशन के कारण गलत लोगों को अपने घर और अपने जीवन में प्रवेश तो नहीं दिला रहे हैं। इस बात का भी प्रश्न आपके साथ उठेगा, और आज नहीं तो कल ये प्रश्न और इस प्रश्न का उत्तर आपको देना ही होगा। क्योंकि हमारा चंद्रमा, जिससे कि वर्तमान देखा जाता है, अगर वो मृत्यु भाग में बैठा है जहाँ उसे बहुत ज़्यादा दोष नहीं लगता है, पर फिर भी उन पे राहु और केतु का असर तो है, और गुरु 12वें भाव से बैठ के देख रहे हैं, जिसमें व्यक्ति को बनते और लाइन पर आते संभलते काफ़ी समय निकल जाता है, और जब उसको इस बात का एहसास होता है तब तक देर हो चुकी होती है। नवम भाव में शनि भाग्य में लाभ तो दे रहे हैं, पर जिस भाव में बैठे हैं उस भाव का अधिपति डिस्पोजिटर प्लैनेट नीच का है। इस कारण से कई बार वो भाग्य को संघर्ष में लेके चले जाते हैं। और शनि सूर्य पे देख रहे हैं, और जन्म कुंडली में मंगल और शनि दोनों का प्रभाव 11वें भाव पे है। शनि की 3री दृष्टि, मंगल की 8वीं दृष्टि। इस कारण से जन्म कुंडली का 11वां भाव जब पापक प्रभाव में ज़्यादा आ जाता है, इस भाव के स्वामी जब राहु केतु के संपर्क में आ जाते हैं, तो व्यक्ति को जहाँ दिमाग लगाना चाहिए वहाँ नहीं लगाएगा, और जहाँ नहीं लगाना है वहाँ दिमाग लगा रहा है। व्यक्ति को जहाँ रुकना चाहिए, जहाँ स्टैंड करना चाहिए, वहाँ से वो भाग जाता है। मतलब उस चीज़ को प्राप्त करने में आपको अगर आवश्यकता है कि आप रुकें, वहाँ पे इंतज़ार करें कि चीज़ें बदल जाएंगी अच्छाई के मामले में, पर आपसे उतना धैर्य धारण होता नहीं है। और 11वें भाव के स्वामी का 6ठे भाव में बैठना व्यक्ति को गलत पहचान देता है, गलत लोगों के बीच में प्रसिद्धि दे देता है, या कई बार व्यक्ति अपने लाभ और हानि के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकता है या जाने को चला जाता है। इस कारण से माता पिता परेशान और चिंतित होते हैं। 12वें भाव और 11वें भाव के 11वें और 12वें भाव की स्थिति, 10वें भाव की स्थिति ठीक ठाक तो नहीं है, पर 12वें भाव में गुरु राहु और केतु के साथ बैठे हैं। बाद में पश्चाताप की अग्नि जलेगी, और बाद में व्यक्ति अपने प्रत्येक व्यय पे मस्तक पीटेगा। मतलब हमें आज ही हमारे द्वारा किया गया व्यय कितना हमारे माता पिता को और हमें प्रभावित कर रहा है, हमारे भविष्य को कितना प्रभावित कर रहा है, इस बात का चिंतन आज ही होना चाहिए। बाद में इस पे माथा पटकने का कोई औचित्य ही नहीं रहेगा। नौमांस चक्र में लग्न कुंडली के 8वें भाव के स्वामी लग्न में बैठे हैं या लग्नेश बनते हैं। उच्च के चंद्रमा 12वें भाव में शुक्र, गुरु और शनि। यहाँ पे संबंधों में एक सामान्यतया ऊंचाई देखने को मिल रही है। जबकि 11वें भाव में बैठे हैं चतुर्थ भाव के स्वामी, ये व्यक्ति को सास और ससुर का सुख देते हैं। हालांकि यहाँ पे सूर्य और राहु दोनों वर्गोत्तम हो रहे हैं। शुक्र यहाँ मेष राशि में बैठे हैं, यहाँ भी शुक्र मेष राशि में। तो जन्म कुंडली के लग्नेश भले ही अस्त थे, पर वर्गोत्तम होने के कारण कुंडली के बाद के पलों को, बाद की आयु को सुखी बना रहे हैं। वर्गो तमो तत् स्वनवान सकास्तु का सिद्धांत कहेगा, ग्रह अगर वर्गोत्तम है तो बली है, और बलवान है तो फल अच्छा करेगा। उसके बाद सूर्य भी वर्गोत्तम है। इस कारण से व्यक्ति में समझने की शक्ति, माता पिता के प्रति आदर का भाव वक्त पे जागृत हो जाए तो अच्छा रहेगा। चंद्रमा उच्च के बैठे हैं, यहाँ भी चंद्रमा उच्च के यहाँ भी बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि जन्म कुंडली में 3 ग्रह अभी तक वर्गोत्तम हो गए। प्रकाशक ग्रह में सूर्य वर्गोत्तम 12 नंबर की राशि में, प्रकाशक ग्रह में चंद्रमा वर्गोत्तम, और पंचतारा ग्रहों में शुक्र वर्गोत्तम हो गए। यहाँ भी मेष राशि में, यहाँ भी मेष राशि में। सबसे अच्छी बात है कि ये तीनों ही ग्रह राशि से वर्गोत्तम हुए हैं, जो सर्वोत्तम प्रकार का वर्गोत्तम माना जाता है। इस हिसाब से सूर्य, चंद्रमा और शुक्र, मतलब इस कुंडली के लाभेश, दशमेश और लग्नेश जन्म कुंडली के उत्तरार्ध की आयु को सुखी बना रहे हैं। और बाद में व्यक्ति माता पिता का बड़ा ही पूजक होता है और उनकी उपासना के लिए किसी भी हद तक जाने वाला होता है। या ये भी कह सकते हैं कि व्यक्ति के दाम्पत्य में आने के बाद उसके जीवन का एक अच्छा वाला चैप्टर शुरू भी होता है।
बुध कन्या राशि में बैठे हैं, यहाँ नीच के थे, यहाँ उच्च के हो गए। बड़ी अच्छी कुंडली बन रही है नवांश चक्र में, पर केंद्र में 3 ग्रह खाली हैं, 3 भाव खाली हैं। मंगल नीच के हो रहे हैं, यहाँ उच्च के थे, यहाँ नीच के हो जा रहे हैं। इस वजह से इनका उच्च भंग योग बन जाएगा। यहाँ जो स्थिति बन रही है वहाँ पे केंद्र खाली है, इस वजह से नवांश चक्र तो अच्छा है, वैवाहिक सुख बढ़िया है, विवाह में आने के बाद एक अच्छा ग्रोथ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन दशमांशा चक्र में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने के कारण या कुंडली में बहुत ज़्यादा विस्तृत बल नहीं मिलने के कारण, क्योंकि केंद्र खाली है, मंगल और शुक्र का संबंध हो रहा है, 12वें भाव में चंद्रमा धनेश होकर के बन रहे हैं, सूर्य राहु और केतु के संपर्क में आ रहे हैं, बुध दशमेश होकर के 6ठे भाव में नौकरी करा रहे हैं, दासता स्वीकार करवा रहे हैं, यहाँ पे बुध लग्नेश होकर के 8म भाव में बैठ रहे हैं। इस कारण से मैं ये बात कहूँगा कि हमें अपने करियर पे फुल फोकस होकर के ही उतरने की आवश्यकता है। अगर इसमें थोड़ी भी लापरवाही की गई तो चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं, क्योंकि नवांश चक्र बहुत ही उत्तम और उत्तम प्रकृति का बन रहा है। इस वजह से दशमांशा चक्र पे हमें फोकस बढ़ाने की आवश्यकता होगी, करियर पे हमें फुल फोकस के साथ आगे बढ़ना होगा। यहाँ पे केंद्र खाली है, इस वजह से संघर्ष बढ़ रहा है। लग्नेश 8म में बढ़ रहे हैं, बुध विशेष सहायक नहीं बन रहे हैं, चंद्रमा 12वें भाव में है, धन बचाने में दिक्कत होती है। विदेश यात्रा करना, धन के लिए बाहर जाना, नौकरी करना, चाकरी करना, आरंभ में तकलीफें प्राप्त करना और शुक्र के साथ मंगल में जाने के कारण, मंगल और शुक्र का एक साथ बैठने के कारण चीज़ें प्राप्त तो हो रही हैं, पर संघर्षों के साथ, क्योंकि शुक्र लग्नेश होकर के 11वें भाव में भाव के अधिपति के साथ बैठ रहे हैं, तो उनका एक घर्षण भी देखने को मिल रहा है। यहाँ सूर्य पराक्रम भाव, मतलब मेहनत है, मेहनत कर रहा है, पर व्यक्ति को वहाँ पे डिरेलमेंट भी देखने को मिल रही है। सूर्य की दशा में राहु केतु की जो दशा होगी वो व्यक्ति के कर्म क्षेत्र में संघर्षों को डालने वाली होगी, जबकि शुक्र की दशा में मंगल का अंतर और राहु का अंतर भी कर्म क्षेत्र में जो प्राप्त होने वाली चीज है उसमें कई बार कमजोरी का प्रमाण दे रही हैं। मतलब अगर हम ये बात देखें तो जीवन में यहाँ पे गड़बड़ी, हम अपनी एनर्जी को सही तरीके से नहीं पहचान रहे। यहाँ आने के बाद जीवन सुधरेगा, पर यहाँ कर्म क्षेत्र पे हमें फोकस करने की आवश्यकता है। दशाओं में गुरु में राहु केतु का अंतर, सूर्य बुध राहु केतु का अंतर, मंगल शुक्र का अंतर, अभी राहु की दशा है। जो समय पे संभलने की आवश्यकता है उस समय पे अगर राहु की दशा आ जाए और वो राहु अगर जन्म कुंडली में अच्छे ग्रह के साथ नहीं बैठे हों तो कई बार व्यक्ति के संघर्ष को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और व्यक्ति अपनी एनर्जी का कई बार सही इस्तेमाल नहीं भी कर पाता है। यहाँ जन्म कुंडली में आप जब ध्यान से देखेंगे तो जन्म कुंडली में शनि और राहु का संपर्क है। जन्म कुंडली में शनि और राहु का संपर्क बन रहा है, क्योंकि यहाँ से शनि की 10वीं दृष्टि है। यहाँ पे शनि और राहु का संपर्क है, यहाँ पे शनि और मंगल का संपर्क नहीं बन रहा, लेकिन शनि राहु का संपर्क तो है। तो जब जन्म कुंडली में या लग्न कुंडली में या नवांश चक्र में शनि और राहु का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बनता हो तो परिस्थिति बिगड़ सकती है। और विशेषतया जब कभी भी कमज़ोर ग्रह की दशा चले, जैसे इस कुंडली के लिए मंगल की दशा चले, इस कुंडली के लिए गुरु की दशा चले, इस कुंडली के लिए कई बार तो सूर्य की तो नहीं, सूर्य तो ठीक है, सूर्य चंद्रमा ठीक है, बुध भी ठीक जा रहे हैं भाव के अधिपति के आधार पर फिर भी हमें इनको लेकर के गुरु की दशा में भी कई बार परेशानी, विषम परिस्थितियों का निर्माण होता रहेगा। नौकरी के लिए व्यक्ति को झंझट में पड़ना पड़ता है, कई बार जो चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए आपके जीवन में संघर्ष आ जाता है और करियर को आगे बढ़ाने में दिक्कत होती है। नक्षत्र के आधार पर रोहिणी नक्षत्र में दान करना चाहिए। पुनर्वसु, अश्विनी, उत्तरा भाद्रपद, हस्त और श्रवण ये नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए उत्तम रहेंगे। दिन आपकी कुंडली के लिए शुक्रवार और शनिवार का बहुत अच्छा रहेगा। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली जा सकती है उत्तर दिशा की तरफ। विवाह के लिए ये कुंडली विवाह अगर हो तो दक्षिण और पूर्व दिशा की तरफ हो। मीन, मेष, वृष उत्तर दिशा के मकान में प्रवेश करना या रहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस कुंडली में अच्छी दशा 2030 के जुलाई से आएगी। एक अच्छी दशा आपकी कुंडली में, हालांकि गुरु भी लगभग ठीक ठाक हैं, पर फिर भी हम उनकी दशा काल में विशेष सावधानी तो रखेंगे। अभी एक तत्काल लाजवर्त धारण करना चाहिए, आदित्य हृदय का नित्य पाठ करना चाहिए, मांसाहार का त्याग और जो कुछ भी हो सके गलत मैत्री का त्याग भी करना होगा। सूर्य को अर्घ देना चाहिए। गणपति संकट नाशक स्तोत्र का पाठ प्रत्येक दिन, दुर्वा गणेश जी को प्रत्येक दिन अर्पित करिए। सूर्य को अर्घ नियमित रूप से दिया करें और अगर हो सके तो 3 बार प्रत्येक दिन बजरंगबली की हनुमान चालीसा का पाठ निश्चित रूप से करें। रत्न के आधार पर एक लाजवर्त और एक बात तो ये भी है कि आप चाहें तो एक बुद्ध का रत्न पन्ना भी पहन सकते हैं।
इतनी सारी चीज़ें हैं। इस कुंडली के आधार पर हमें ये बात समझनी होगी कि ये कुंडली संतान वगैरह के मामले में बहुत अच्छी है, संतान के मामले में अच्छी है, और इसके साथ साथ विद्या अध्ययन में व्यक्ति को दिक्कत हो रही है। पढ़ने का समय है, अभी हमें लापरवाही नहीं करनी होगी, क्योंकि राहु की दशा है। बाद में चलकर व्यक्ति को पश्चाताप की अग्नि में जलाते हैं। पहले व्यक्ति अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल नहीं करता, बाद में उसको अफसोस होता है। उसके बाद भाई बहन का सुख इस कुंडली में सामान्यतया बड़ा कम या ना के बराबर है। उसके स्थिति के आधार पर अगर मैं बात ये भी कह दूं तो पिता से जो आपको अनुशासन मिल रहा है और माता से जो आपको सुख मिल रहा है मानसिक, इसको बनाए रखने के लिए उनके हिसाब से काम करने की आवश्यकता होगी। ये कुंडली जज और वकील भी बन सकती है। साथ ही साथ ये कुंडली इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी सफल हो सकती है। कीटनाशक और IT सेक्टर के साथ साथ सैनिक सेवा में भी और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मैंने कहा सफल हो सकती है। भवन भूमि वाहन से संबंधित अगर कोई भी निर्णय लेना होगा तो आप ले सकते हैं गुरु और शनि के साथ मंगल की दशा में। इसके साथ साथ शुक्र की दशा भी इसमें सहायता कर देगी। सूर्य और राहु की दशा में माता और पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, जबकि सूर्य राहु और केतु की दशा में अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। इस कुंडली में वात पित्त कफ पेट और चीज़ें ठीक दिखाई दे रही, कोई लंबी और गहरी बीमारी का खतरा नहीं है। कुंडली में मोक्ष योग लगा हुआ है, और मैं तो ये बात भी कहता हूँ कि व्यक्ति की कुंडली में व्यक्ति पितरलोक से आया है और वापस पितरलोक की तरफ से आएगा। सही तर्क करें, बेवजह अशास्त्रीय और बुरे तर्क से अपने आप को बचा के रखें। क्लियर है? रंग आपके लिए गेरुआ और उसके साथ नारंगी और पीला और साथ ही साथ लाल, ये अच्छे रहेंगे। सफ़ेद और चांदी का रंग भी उत्तम रहेगा। मैत्री कुंभ और मिथुन वालों से हो। विवाह मेष राशि मेष लग्न, वृष राशि वृष लग्न और मकर राशि मकर लग्न की जातिकाओं से उत्तम रहेगा। विवाह का योग आपकी कुंडली में 2030 के जुलाई के बाद आएगा, जबकि इस कुंडली में मारक दशा चलेगी। गुरु मंगल शुक्र चंद्रमा की दशा अष्टम भाव में है, इस वजह से स्वास्थ्य में परेशानी दे सकती है। जबकि सूर्य राहु और बुध जब आएंगे तो व्यक्ति को गलत मैत्री में लेके जाएंगे। मंगल आपकी कुंडली में उच्च के बैठे हैं। जिस भी भवन में आप निवास करते हैं, जिस भी कमरे में आप रहते हैं, उस कमरे की सफाई कम से कम आपको स्वतः स्वयं से करनी चाहिए। किसी भी अनजाने व्यक्ति पर कभी विश्वास ना करें। विषम प्रयोग योग आपकी कुंडली में लगा है, इस वजह से हो सके तो उसे ठीक करें। बालों की समस्या आपको परेशान कर सकती है, और कई बार आंखों के साथ हार्मोनल डिसबैलेंस की समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। ये छोटी छोटी बातें हैं। क्लियर है? इस कुंडली में अच्छी जो दशा जाएगी उसके आधार पर मैं बात बता दूं तो आपको अच्छी दशा जाएगी। गुरु मंगल और सूर्य की दशाएं अच्छी जाएंगी, जबकि राहु केतु और शुक्र की दशा परेशान करने वाली, भ्रमित करने वाली और कामोत्तेजक भावनाओं से युक्त रखने वाली जाएंगी। जबकि शनि चंद्रमा और बुध की दशा कई बार मानसिक शांति और कारोबार को आगे बढ़ाने के साथ साथ धनवान बनने में सहायता करने वाली होंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।